हेलो एवरीवन, लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम घटना चक्र पर आधारित भारतीय दंड संहिता के पार्ट 6 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 5 तक के वीडियो में भारतीय दंड संहिता की घटना चक्र की प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं, तो आप उन वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। ये सभी वीडियो विभिन्न राज्यों की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तथा एपीओ, एडीपीओ तथा इंडियन रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट की भर्ती के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी परीक्षार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आता है आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम यहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 100 से देखते हैं। धारा 99 तक के सेक्शन में आपको पूर्व में करा चुका हूँ। अब हम यहाँ धारा 100 और उससे आगे के सेक्शंस को देखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 निम्नलिखित स्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु करने या कोई भी अन्य अपहानि कारित करने तक करती है, लेकिन इस धारा के द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति तभी प्रभावकारी हो सकती है जबकि इस अधिकार का प्रयोग धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए किया गया हो। समझिए बात को कि ये क्या कहती है धारा 100 कहती है कि निम्नलिखित स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां दी हुई हैं। हमें यहाँ 7 स्थितियां ऐसी दी हुई हैं जहां कि हम अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने शरीर को सामने वाले हमलावर से बचाने के लिए के अधिकार का विस्तार, अपने शरीर को बचाने के अधिकार का विस्तार हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने, हमलावर को हम अपनी इच्छा से मार सकते हैं, स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई भी अन्य अपहानि या कोई अन्य ऐसी हानि जो कि गंभीर हो सकती है अपहानि कारित करने तक करती, कोई भी अन्य अपहानि कारित करने तक करती है। लेकिन इस धारा के द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति अर्थात जो हमें हमलावर की मृत्यु कारित करने के संबंध में बताया गया है, वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा कि हमें जो हमलावर की मृत्यु कारित करने के संबंध में यहां बताया गया है कि इस धारा के द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति, तो प्रदत्त उन्मुक्ति है कि हमलावर की मृत्यु कारित करना। तो इसके संबंध में जो हमें छूट दी गई है कि प्रदत्त उन्मुक्ति तभी प्रभावकारी हो सकती है जबकि इस अधिकार का प्रयोग धारा 99 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए किया गया हो। अर्थात आईपीसी के सेक्शन 99 में कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई हैं। आईपीसी की धारा 99 आप खोलिए अपनी बुक में, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन दी हुई है, उसमें 4 कंडीशन ऐसी दी हुई है कि उसके अधीन रहते हुए अर्थात वे कंडीशन लागू होनी चाहिए धारा 99 में दी हुई, और उसके बाद यदि वो कंडीशन लागू होती हैं तब आप उस सामने वाले हमलावर जिसने कि आप पर हमला किया है अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि धारा 100 के अंतर्गत कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी दी हुई हैं जिनमें कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत एक व्यक्ति मृत्यु कारित कर सकता है। पहला है कि ऐसा हमला जिससे कि युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित होती हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। अर्थात उस अभियुक्त के द्वारा उस व्यक्ति पर ऐसा हमला किया जा रहा है जिससे कि युक्तियुक्त रूप से यह आशंका पैदा हो रही है कि ऐसे हमले का परिणाम उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होना या मृत्यु होना संभावित है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सामने वाले जो अभियुक्त हम पर हमला कर रहा है हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। दूसरा कि ऐसे हमला जिससे कि युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो रही हो कि ऐसे हमले का परिणाम घोर उपत्ति होगा। अर्थात एक किसी व्यक्ति को काफी गंभीर चोटें पहुंच सकती हैं, ऐसा हमला उसके द्वारा किया जा सकता है, तो भी ऐसी स्थिति में हम उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। तीसरा है कि बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला, बलात्संग करने के आशय अर्थात रेप करने के आशय से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पर कोई हमला किया जा रहा है तो भी ऐसे व्यक्ति की या उस अभियुक्त की मृत्यु कारित की जा सकती है। चौथा है कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, अर्थात अननेचुरल सेक्स के आशय से यदि कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है तो भी उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। पांचवा है व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, यदि किसी व्यक्ति को व्यपहरण या अपहरण किए जाने की कोशिश की जा रही है तो भी ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। नेक्स्ट है कि इस आशय से किया गया हमला के किसी भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में सदोष प्रतिरोध किया जाए जिससे कि युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात वो व्यक्ति जिसको के सदोष प्रतिरोध किया गया है, चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसके बाद यदि वो कंडीशन लागू होती है तब आप उस सामने वाले हमलावर जिसने कि आप पर हमला किया है अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात वो व्यक्ति जिसको के सदोष प्रतिरोध किया गया है
इस तरह से घेर करके उस पर हमला किया जा रहा है कि वह बाहर से किसी की भी मदद नहीं मांग सकता, किसी भी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी ऐसी स्थिति में उसे उस सदोष प्ररोध करने वाले व्यक्तियों को मारने का अधिकार रहता है यदि वो मार सकता है तो। 7वां है कि एसिड फेंकने के मामले में या एसिड देने का कार्य करने के मामले में या एसिड देने का प्रयास करने के मामले में जिससे कि युक्त रूप से ये आशंका कारित होती हो कि ऐसे कृत्य का परिणाम जो है ये संभवतः उपपत्ति कारित कर सकता है, घोर उपपत्ति हो जाएगी। देखिए अगर किसी पर एसिड फेंक दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी हम उसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार रखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि खंड 7 में वर्णित अपराध हेतु मृत्यु कारित करने संबंधी प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतर्स्थापित है। ये जो एसिड अटैक के मामले में पहली 6 कंडीशन दी हुई थी, 7वीं ये 2013 में जोड़ी गई है जो कि 3 फरवरी 2013 से प्रभावी है। देखिए लॉन्ग प्रश्न यहाँ जो लिखने को आता है कि धारा 100 के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ के व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है, हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा। तो पहला हो गया कि ऐसा हमला जिसका कि परिणाम मृत्यु है। दूसरा हो गया घोर उपपत्ति। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले में आप अंडरलाइन कर लीजिए कि मृत्यु, इसके बाद दूसरे में आप अंडरलाइन कीजिए घोर उपपत्ति, और तीसरे में आप अंडरलाइन कीजिए बलात्संग, चौथे में आप अंडरलाइन कीजिए प्रकृति विरुद्ध कामतृष्णा। अर्थात इन बिंदुओं पर आप इनको याद करते हुए अपने पूरे प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। 5वें में है व्यापरण या अपहरण, और 6वें में आप अंडरलाइन कीजिए सदोष प्ररोध, 7वें में आप अंडरलाइन कीजिए अम्ल फेंकना या देने का कृत्य करना। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट हैं जिनके आधार पर आप अपने पूरे प्रश्न का उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो एक एक वर्डिंग आप यहां से ले लीजिए और आसानी से आपका जो लॉन्ग आंसर का जो प्रश्न आता है उसे आप तैयार कर लेंगे। आईपीसी की धारा 101 के अंतर्गत प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त, अब यहाँ कंडीशन है कि मृत्यु कारित करने के अतिरिक्त, मृत्यु कारित नहीं करनी है, के अतिरिक्त कोई भी अन्य अपहानि कारित की जा सकती है, कोई भी अन्य क्षति गंभीर रूप से उसको दी जा सकती है यदि मामला धारा 100 के अंतर्गत नहीं आता है। धारा 100 के अंतर्गत कौन से मामले आ रहे थे? धारा 100 के अंतर्गत वो मामले आ रहे थे जिनमें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित किए जाने का अधिकार है। और वो मृत्यु कारित किए जाने का मामला कौन सी कंडीशन थी? उनमें 7 कंडीशन मैंने आपको बताई। सदोष प्ररोध की कंडीशन बताई, व्यापरण या अपहरण की कंडीशन बताई, हमले का परिणाम मृत्यु हो सकता है, घोर उपपत्ति हो सकता है, बलात्संग के आशय से किया गया हमला, या काम तृष्णा विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला। इस तरह से 7 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो वही बात यहाँ ये कह के चल रहे हैं कि यदि मामला धारा 100 के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात धारा 100 में जो कंडीशन दी हुई है उनके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। व्यक्तिक प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि अभियुक्त मृत्यु के अतिरिक्त कोई भी अन्य अपहानि कारित करता है, यानी मृत्यु कारित नहीं की जानी है, मृत्यु के अतिरिक्त कोई अन्य हानि, आप गंभीर चोट हो गई, मृत्यु के अतिरिक्त आप उस व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने संहिता की धारा 99 में प्रतिपादित सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। धारा 99 हमें कंडीशन देती है, वे कुछ सीमाएं बताती हैं, उन सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए आपके द्वारा उस व्यक्ति को गंभीर चोट या कोई अन्य अपहानि कारित की गई है। इसी तरह से धारा 100 में जब हम प्रयोग कर रहे थे, धारा 100 को हम पढ़ रहे थे, तो धारा 100 में भी हमारे द्वारा ये बात कही गई थी कि धारा 99 में वर्णित जो रेस्ट्रिक्शन है उनका हमने उल्लंघन नहीं किया है। हम धारा 101 के लिए भी यही पढ़ रहे हैं कि धारा 101 में हम उस व्यक्ति की मृत्यु करने के अतिरिक्त कोई उसे हानि कारित कर सकते हैं, लेकिन धारा 99 में प्रतिपादित सीमाओं के अंतर्गत, अर्थात उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 102 यह प्रतिपादित करती है कि शरीर की व्यक्तिक प्रत्यक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। तो देखिए, प्रत्यक्षा का अधिकार जब से हमला या हमले की आशंका प्रारंभ हो जाती है तभी से प्रारंभ हो जाता है, और जब तक कि हमला या हमलावर के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना बना रहता है तब तक वो अधिकार बना रहता है। तो शरीर की व्यक्तिगत प्रत्यक्षा के अधिकार
उसी संपत्ति प्रत्यक्षा का अधिकार उसी समय प्रारंभ हो जाता है जैसे ही शरीर को खतरे की युक्त आशंका उत्पन्न होती है। जैसे ही हमारे शरीर को खतरे की आशंका उत्पन्न हो रही है सामने वाले से, वैसे ही वो युक्त आशंका के कारण अपने शरीर की सुरक्षा करना चाहेगा, तो वहीं से उसका ये अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। और वह तब तक बना रहता है जब तक ऐसे खतरे की आशंका बनी रहती है। जब तक ऐसा खतरा बना रहता है तब तक उसको भी अपना अधिकार उसका जीवित रहता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 103। अब हम 103 से लेकर के ये संपत्ति की प्रत्यक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये सेक्शंस आएंगे। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 103 उन परिस्थितियों को बताती है जिसमें कि संपत्ति के प्रतिकूल प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अभी हमने शरीर की प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार में धारा 100 के अंतर्गत मृत्यु कारित करने की बात कही थी, और धारा 101 में हमने वे कंडीशन देखी थी जहां के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित न करके कोई भी अपहानि कारित की जा सकती है। और धारा 102 हमने देखी थी कि अपराध का चालू रहना, कब तक वो स्थिति बनी रहेगी जबकि हम अपनी सुरक्षा के संबंध में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं या उसे अन्य कोई अपहानि कारित कर सकते हैं, ऐसी स्थिति कब तक बनी रहेगी। अब यहाँ 103 देखिए, जो हमें धारा 100 बता रही थी वहीं यहाँ 103 बता रही है। धारा 100 प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार में शरीर की प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार में बता रही थी, और धारा 103 हमें यहाँ संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार में बता रही है। तो देखिए, जिनमें कि संपत्ति के प्रतिकूल व्यक्तिक या प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु तक कारित की जा सकती है, या चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है जिससे युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हो जाती है कि यदि प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपत्ति हो सकता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का यह अधिकार धारा 99 में समाविष्ट 2 उपबंधों के अधीन है। अब यहां कहा गया है कि चोरी, रिष्टि या गृहत्याचार, ये 3 कंडीशन दी हुई हैं। चोरी दिया हुआ है, रिष्टि दिया हुआ है और गृहत्याचार दिया हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है जिसमें युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न हो जाती है कि यदि प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात चोरी के समय, रिष्टि के समय और गृहत्याचार के समय यदि हमारे द्वारा प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो उसका परिणाम हो सकता है मृत्यु हो सकती है उसकी, या कोई भी घोर उपत्ति हो सकती है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न बनता है कि धारा 103 में कौन कौन से वर्ड ये प्रयोग किए गए हैं, तो चोरी किया गया है, रिष्टि किया गया है तथा गृहत्याचार, ये 3 वर्ड यहाँ यूज किए गए हैं। इनके साथ साथ कोई चौथा वर्ड आपको दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से धारा 103 के अंतर्गत अलग है। न किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोर उपत्ति होगा। संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का यह अधिकार धारा 99 में समाविष्ट 2 उपबंध हो गए। तो धारा 99 के अंतर्गत जो समाविष्ट उपबंध हैं, जो 4 कंडीशन हमको दी हुई हैं, उनमें से 2 उपबंधों के अधीन ये कंडीशन, इस सेक्शंस की कंडीशन लागू होती हैं। पहली कंडीशन है कि यह कि संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का यह अधिकार तब तक नहीं प्राप्त है जब तक कि किसी भी व्यक्ति को आक्रामक के विपरीत लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लेने का समय उपलब्ध है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर सकता है तो उसे इस तरह से सामने वाले को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। अर्थात यदि लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने का युक्त समय है उसके पास, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा में उसको अधिकार निजी हमला करने का नहीं मिलेगा। दूसरा है कि यह कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट प्रत्यक्षा का यह अधिकार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है जितनी कि संपत्ति की प्रत्यक्षा के लिए आवश्यक है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जितना आवश्यक है उतना ही आप बल प्रयोग करेंगे। अपनी सुरक्षा के लिए या संपत्ति की प्रत्यक्षा के लिए आप केवल उतना ही बल प्रयोग करेंगे या उतना ही सामने वाले को हानिकारक करेंगे जितनी की आवश्यक होती है। ऐसा नहीं कि आप एक छोटी सी चोरी के लिए, मान लीजिए किसी ने आपकी पेंसिल चुरा ली या कोई छोटी मोटी चोरी कर ली, 5 रुपए ले लिए, 10 रुपए उठा लिए, उसके लिए आप सामने वाले को गोली मार दें, तो ऐसा नहीं करना है। यह कि किसी भी स्थिति में प्राइवेट प्रत्यक्षा का यह अधिकार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित करने का अनुमति प्रदान नहीं करता है जिससे कि संपत्ति की प्रत्यक्षा के, जो कि स्थिति की संपत्ति की प्रत्यक्षा के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी भी व्यक्ति को अपने
नियोजक की संपत्ति पर चौकीदारी करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो यह धारा 97, 99, 103 तथा 105 के अंतर्गत संरक्षित है। यदि वह अपने नियोजक की संपत्ति की संरक्षा में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, परंतु यह तब जबकि ऐसे व्यक्ति के मस्तिष्क में इस संभावना की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि वह व्यक्ति जिसकी कि उसने मृत्यु कारित की है, धारा 103 में उल्लिखित कोई भी अपराध करना ही चाहता था या करने का प्रयत्न कर रहा था। अर्थात धारा 103 में जो हमने कंडीशन देखी कि वो चोरी की कंडीशन है, रिश्ते की कंडीशन है और गृह अत्याचार की कंडीशन है। अर्थात इतनी कंडीशनों के होना आवश्यक है, तब आप सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो धारा 103 में उल्लिखित कोई भी अपराध करना ही बनता था, तब आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक बार आप अपने साथ बेरेक्ट या बुक लेकर के जरूर बैठें और बुक में इसका डिस्कशन पूरा पढ़ें। टिप्पणी जो दी जाती है उस टिप्पणी के साथ नीचे पूरी आपको एक लॉन्ग टाइप में पूरी इसकी डिटेल दी जाती है, उससे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें तो आपको काफी अच्छी तरह और आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है धारा 104। धारा 104 ऐसे मामलों में लागू होती है जिसमें कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधकर्ता के द्वारा उस समय क्षति पहुंचाई जाती है जबकि वह चोरी, रिश्ती अथवा आपराधिक अत्याचार का ऐसा अपराध कर रहा है जो कि धारा 103 में उल्लिखित अपराधों की कोटि में न आता हो और कारित क्षति के परिणाम स्वरूप अपराधकर्ता की मृत्यु न हुई हो, तो धारा 104 तब नहीं लागू होगी जबकि किसी भी व्यक्ति ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुमति अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित कर दी है। यहां दिया हुआ है कि धारा 104 तब लागू नहीं होगी जबकि किसी भी व्यक्ति ने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अनुमित अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित कर दी है। अनुमित अधिकार का तात्पर्य होता है अनुमान लगा करके अपने अधिकारों के संबंध में या अनुमान लगा करके अपने अधिकारों का प्रयोग करना। तो ऐसी स्थिति में धारा 104 में जो दिए गए प्रावधान हैं वो लागू नहीं होंगे। आगे आईपीसी का सेक्शन 105 ये इंगित करता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। जिस तरह से शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है उसके संबंध में धारा 103 बताती थी, और यहाँ संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत धारा 105 बताती है। धारा 105 आईपीसी की ये बताती है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जबकि संपत्ति के प्रतिकूल खतरे का युक्त संबोध प्रारंभ हो जाता है। जब तक कि ऐसा संबोध या आशंका प्रारंभ न हो जाए तब तक संपत्ति का स्वामी लोक प्राधिकारियों की सहायता का आवेदन नहीं कर सकता। देखिए, जो कंडीशन यहाँ संपत्ति की प्रतिरक्षा के संबंध में धारा 105 बताती है, वही कंडीशन शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत धारा 102 बताती है। तो शरीर और संपत्तियों को यहाँ आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलिए, आपको काफी आसानी से ये सेक्शन याद हो जाएंगे। वहां 102 में ये कहना था कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है, और यहाँ कहा गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक या तब तक बना रहता है। नेक्स्ट यहाँ कहा गया है कि जब संपत्ति के प्रतिकूल खतरे का युक्त संबोध प्रारंभ होता है, अर्थात जब आपको आपके भान में या आपके संज्ञान में यह मामला आ जाता है, आपको इस बात की जानकारी हो जाती है कि संपत्ति के प्रति जो खतरा है वो पैदा हो गया है, तो खतरे का युक्त संबोध प्रारंभ हो जाता है, और तब तक ऐसा संबोध या आशंका प्रारंभ न हो जाए तब तक संपत्ति का स्वामी लोक प्राधिकारियों की सहायता का आवेदन नहीं कर सकता। अर्थात जब तक कि ऐसी संभावना पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हो जाती है या पूरी तरह से आपको इस बात का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक आप लोक प्राधिकारियों की सहायता के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। चोरी के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है। अब देखिए, चोरी की बात आती है कि चोरी के प्रति संपत्ति की, अगर चोरी की गई कोई संपत्ति है तो उसके प्रति संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब तक बना रहेगा। यहाँ आपको इसके संबंध में 3 कंडीशन दी हुई हैं। पहली दी हुई है कि अपराधी संपत्ति सहित पहुंच से बाहर नहीं निकल जाता। पहला है कि अपराधी
जिसने चोरी की है वो संपत्ति सहित संपत्ति को लेकर के आपकी पहुंच से बाहर न निकल जाए। दूसरा है कि लोक प्राधिकारियों की सहायता अभिप्राप्त नहीं कर ली जाती, तब तक बना रहेगा जब तक कि लोक प्राधिकारियों की सहायता आप अभिप्राप्त अर्थात लोक प्राधिकारियों की सहायता आपके द्वारा ले ली गई है तो आपका उस संपत्ति को खोजने के संबंध में अधिकार नहीं रहेगा। तो लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर ली जाती तब तक अधिकार यहाँ बना रहेगा। और तीसरा है कि संपत्ति प्रत्युदत्त नहीं हो जाती। प्रत्युदत्त का तात्पर्य होता है वो दोबारा रिकवर नहीं हो जाती, अर्थात पुनः जब तक उसको वापस नहीं ले लिया जाता है तब तक संपत्ति के संबंध में आपकी प्राइवेट प्रत्यक्षा का जो अधिकार है वो बना रहेगा। नेक्स्ट है कि लूट के विपरीत संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधकर्ता, लूट के मामले में कब तक रहता है जब तक कि अपराधकर्ता किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करते रहने का प्रयत्न करता रहता है। अर्थात किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपपत्ति, किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित किए जाने के संबंध में या उसे कोई गंभीर चोट दिए जाने के संबंध में या सदोष अवरोध कारित करता रहता है या कारित करने का प्रयत्न करता रहता है, तो ऐसी स्थिति में लूट के मामले में प्राइवेट प्रत्यक्षा का जो अधिकार है वो लगातार बना रहेगा। सेकंड कंडीशन है कि तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का भय दिखा करके, ये तीन कंडीशन दी हुई हैं। तत्काल मृत्यु, तुरंत तुम्हारी मृत्यु कारित कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, अभी तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें ये गोली मार दी जाएगी। इस तरह से तत्काल उपपत्ति, तुरंत तुमको तुम्हारा ये हाथ काट डालेंगे, इस तरह तुम्हें चोट पहुंचा देंगे, तो तत्काल की स्थिति है, तत्काल मृत्यु को तुरंत मार दिया जाएगा आपको जो है। तो तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध, सदोष अवरोध होता है किसी व्यक्ति को एक मार्ग में आगे जाने से रोक देना का भय बना रहता है। जब तक ये तीन प्रकार के भय बने रहते हैं तब तक आपका जो अधिकार है वो संपत्ति के प्रति प्राइवेट प्रत्यक्षा का जो अधिकार है वो आपका बना रहेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के मामले में प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि अपराधकर्ता आपराधिक अत्याचार या रिष्टि का अपराध कारित करता रहता है। आपराधिक अत्याचार और रिष्टि के मामले में प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार कंडीशन वही एक की जैसी सभी के लिए लागू रहेंगी। कब तक रहेगा? जब तक कि अपराधकर्ता या अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि का अपराध कर, जब तक वो ऐसा अपराध कर रहा है या करता रहता है तब तक आपका राइट जो है बना रहेगा। नेक्स्ट है रात्रि गृह वेदन के विपरीत संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक गृह अत्याचार बना रहता है, अर्थात तब जब तक गृह अत्याचार की कार्रवाई की जा रही है तब तक आपका संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार बना हुआ है। गृह अत्याचार समाप्त होने के बाद, जहां एक व्यक्ति, एक केस में किसी में डिसाइड किया गया है कि गृह अत्याचार समाप्त होने के बाद जहां एक व्यक्ति चोर का पीछा करते हुए जाता है और चोर का पीछा करते हुए जाकर के घर के बाहर के एक मैदान में उसको मार देता है, तो यहाँ न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उसे प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है। जिस व्यक्ति ने उस चोर को मारा था उसके विषय में बताया गया न्यायालय ने कि उस व्यक्ति को प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उसे उसी समय जहां के वो चोरी जब घर में था, चोरी कर रहा था, वहीं कर देना चाहिए था, न कि उसके हाथ से निकल भागा और निकल भाग के जब वो बाहर पार्क में आ जाता है तब उसे ऐसी स्थिति में यह प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है घातक हमले के विरुद्ध प्रत्यक्षा का अधिकार। देखिए, घातक हमले के विरुद्ध प्रत्यक्षा के अधिकार का तात्पर्य यह है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और उस पर कोई भीड़ यकायक आक्रमण कर देती है और उस भीड़ में उन बड़े बड़े लोगों के अलावा कुछ छोटे शिशु भी हैं, लेकिन आक्रमण केवल बड़े लोग उनके द्वारा किया जा रहा है, छोटे शिशुओं के द्वारा कोई भी हमला नहीं किया गया है। अब कंडीशन क्या है कि ए अपने आप को किस तरह बचाएगा? ए के पास एक विकल्प बनता है कि वो सीधे सीधे गोली चला दे भीड़ पर, तो भीड़ तितर-बितर हो जाए, या जो भी यदि व्यक्ति उसमें से या शिशु उसमें से जो मरना है वो मर जाएगा और उसकी सुरक्षा अपनी हो जाएगी। लेकिन क्या छोटे शिशुओं का कोई दोष है? कोई दोष नहीं है। तो ये वही बात यहाँ इस धारा 106 में बताई गई है। धारा 106 ये प्रतिपादित करती है कि व्यक्तिगत प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग, व्यक्तिगत प्रत्यक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियां वही हैं कि बड़े लोगों के द्वारा हमला किया गया है, उसमें छोटे शिशु भी शामिल हैं, तो परिस्थितियों में निर्दोष व्यक्तियों को हानि कारित की जा सकती है। वही बात यहाँ बताई गई है कि निर्दोष व्यक्ति, छोटे शिशु कौन है? निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। तो
निर्दोष व्यक्तियों को हानिकारित की जा सकती है। धारा 106 का प्रवर्तन केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जिसमें कि मृत्यु की युक्त आशंका हो, अर्थात मृत्यु हो जाने की युक्त आशंका हो, और घोर उपपत्ति की भी, अर्थात घोर उपपत्ति भी हो सकती है, गंभीर चोटी पहुंच सकती है या मृत्यु भी कारित उसकी की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में वह अपने आप को बचाने के लिए उन बड़े लोगों पर सीधे फायरिंग कर सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज से करना पड़ेगा कि इसमें छोटे शिशु भी शामिल हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति को यहाँ विशिष्ट परिस्थितियों के नाम से बताया गया है। युक्त आशंका हो और घोर उपपत्ति भी हो सकती हो, जो कि धारा 99 में वर्णित परिसीमाएं धारा 106 पर भी लागू होंगी। तो धारा 106 पर धारा 99 की जो कंडीशन दी हुई है वो भी यहाँ पर लागू रहेंगी, जैसा कि मैंने आपको धारा 99 की कंडीशंस को पूर्व में बता चुका हूँ। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रतिरक्षा के अधिकार का निर्बंधन वर्णित है या किस धारा में रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं आईपीसी की। तो आईपीसी की धारा 99 में हमको रेस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं और धारा 99 में बताए गए जो निर्बंधन हैं या जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये 100 से लेकर के 106 तक की स्थितियों पर लागू रहते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में कब कोई भी अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। तो जब कि लोक प्राधिकारी से संरक्षण प्राप्त करने का युक्तोक्त अवसर आपके पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के संबंध में आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छा शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित कर सकता है। तो मृत्यु कारित किए जाने के संबंध में मैंने आपको धारा बताई थी 100 कि आईपीसी की धारा 100 किस धारा, इसमें मैंने आपको 7 कंडीशन बताई थी। आप याद रखिएगा, मैंने आपको 7 कंडीशन बताई थी, उनको अंडरलाइन करवाया था और धारा 100 के अंदर वे 7 कंडीशन है तो प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित कर सकता है। और धारा 101 बताती है, धारा 101 बताती है कोई भी अपहानि कारित किए जाने के संबंध में। नेक्स्ट है कि किन परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। तो देखिए, अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, यहाँ जो में 3 कंडीशन दी हुई हैं हम उनको देख लेते हैं। केवल अपहरण करने के आशय से, वहां हमने पढ़ा था अपहरण या व्यपहरण दोनों ही बातें थी उसमें। जबकि हमला चोट पहुंचाने के आशय से किया गया हो, अर्थात कोई गंभीर उपपत्ति या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से किया गया हो, या मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, बलात्संग के आशय से किया गया हो, और प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के भाव से किया गया हो, और यहाँ हमको तीसरी कंडीशन दी हुई है मृत्यु कारित किए जाने की युक्त आशंका हो। तो इस तरह से 3 कंडीशन यहाँ दी हुई हैं और चौथा था हमारा एक नेक्स्ट था तेजाब को लेकर के। तो इस तरह से 7 कंडीशन वहां हमको दी हुई थी। यहाँ हमें प्रश्न में यहाँ जो है हमने ये 3 देख रहे हैं हम जो है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि किस अपराध के विरुद्ध शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक निर्धारित या विस्तारित नहीं है। तो देखिए, इसके संबंध में 3 कंडीशन दी हुई है। पहला है गर्भपात कारित करना, दूसरा है सदोष अवरोध या उसके लिए हमला करना, और तीसरा है कि किसी भी संहिता पर हस्ताक्षर कराने के लिए बल प्रयोग करना या विवश करना। ये 3 कंडीशन हमें यहाँ पर दी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का जो विस्तार है उन मृत्यु को छोड़कर के कोई भी अन्य हानि कारित करने तक होता है। तो देखिए, धारा 100 में मृत्यु कारित करने तक होता है और धारा 101 में मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानि कारित करने तक होता है। और धारा 102 क्या बताती है? 102 हमें यह बताती है कि ऐसे अपराध, ऐसा जो हमारा प्रतिरक्षा का अधिकार है वो कब तक बना रहेगा, अर्थात जब तक अपराध बना रहेगा तब तक ऐसा हमारा अधिकार बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के संबंध में क्या सत्य है? दिया हुआ है कि यह उम्र और क्षमता का विचार किए बिना सभी को उपलब्ध होती है। दूसरा है कि यह किसी के भी विरुद्ध प्राप्त होती है और यह तभी प्रारंभ होता है जबकि शरीर पर खतरे की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाती है। तो 3 कंडीशन यहाँ पर दी हुई हैं। जबकि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में हमें बोध या ज्ञान या जानकारी प्राप्त होती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। यह किस बाद में निर्धारित किया गया था? यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार
मृत्यु कारित करने तक बताया गया है। तो धारा 103 संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक बताया गया। देखिए फिर मैं आपको बताता हूं कि जो वहां धारा 100, 1 और 2 चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 3, 4 और 5 चलती हैं। वहां धारा 100 में वही कंडीशन है मृत्यु कारित किए जाने के संबंध में, और यहां संपत्ति के मामले में धारा 103 में है। संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। यह किन अपराधों की आशंका हो, आखिर कौन से ऐसे अपराध हैं जिनमें कि ये आशंका, उनकी मात्र आशंका के आधार पर ही हम मृत्यु कारित किए जाने की का जो अधिकार है वो रखते हैं, वो है डकैती और दूसरा है लूट। तो प्रश्न में यहाँ दिया हुआ है कि कब संपत्ति के निजी प्रत्यक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है। पहला है चोरी में, दूसरा है रात्रि गृह वेदन में, तीसरा है आपराधिक अत्याचार में, चौथा है गृह अत्याचार में तथा पांचवा है उद्यापन के मामले में। अर्थात इन मामलों में मृत्यु कारित नहीं की जा सकती है संपत्ति की प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार में। नेक्स्ट है अपराधों के विरुद्ध, अपराधों में किसके विरुद्ध प्राइवेट प्रत्यक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग में तथा जालसाजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कब संपत्ति के निजी सुरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है। तो संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार के संबंध में जो प्रारंभ होने की बात कही गई है वो धारा 105 बताती है कि जब संपत्ति पर खतरे की युक्त भय प्रारंभ हो जाता है तो संपत्ति पर सुरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। ठीक उसी कंडीशन में धारा 100, 1 और 2 को हम आगे लें तो 102 ये बताती है कि जब शरीर पर हमले की युक्त संभावना बन जाती है, भय प्रारंभ हो जाता है, तो वहां शरीर पर खतरे का या निजी सुरक्षा का अधिकार हमें मिल जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर धारा 105 है, जो वहां 102 है वो यहाँ 105 है। नेक्स्ट है कि एक भीड़ क पर घातक शस्त्र से हमला करती है, क अपने बचाव में गोली चलाता है, गोली से भीड़ में सम्मिलित एक निर्दोष बालक की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रश्न बताया था एग्जाम्पल दे करके, तो क ने क्या अपराध किया है, तो क ने कोई अपराध नहीं किया, धारा 106। नेक्स्ट है धारा 76 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी बात कब अपराध नहीं होती है। तो जब कि यह किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो किसी करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध हो या जो कि तथ्य की भूल के कारण न कि विधि की भूल के कारण सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि के द्वारा आबद्ध है। नेक्स्ट है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है तो उसने कौन सा अपराध किया है। तो धारा 76 के दृष्टांत के अनुसार उसने कोई भी अपराध नहीं किया है क्योंकि वह गोली चलाने के लिए विधि के द्वारा बाध्य था। नेक्स्ट है संहिता की धारा 76 में कौन से अवयव विद्यमान हैं। पहला है कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य जिसे करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है या बाध्य है। दूसरा है कि कार्य जिसे करने के लिए वह व्यक्ति अपने को विधि द्वारा बाध्य मानता है। और नेक्स्ट है कि यह विश्वास तथ्य की भूल से हो न कि विधि की भूल से। और चौथा है कि विश्वास यथार्थ तथा सद्भावना पूर्वक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है तथ्य की भूल क्षम्य है कि क्या कोई भी अपवाद है। तो तथ्य की भूल क्षम्य है पदावली में के 2 अपवाद हैं। पहला है यह कि किसी भी व्यक्ति को तथ्य के अज्ञान को अभिवंचित करने नहीं दिया जाएगा यदि विश्वसनीय छानबीन ने वास्तविक तथ्यों को प्रकट कर दिया है। और दूसरा है यह कि तथ्य की भूल को एक अभिवचन के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता जबकि कार्य को संविधि के द्वारा अपराधकर्ता के मस्तिष्क को संदर्भित किए बिना दंडित किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि तथ्य की भूल क्षमा करती है, विधि की भूल क्षमा नहीं करती। यह साक्ष्य के किस नियम पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति के विषय में यह अवधारणा है कि वह विधि को जानता है, यह इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि उन वस्तुओं को न जानना जिसे कि जानने के लिए हर कोई बाध्य है क्षम्य नहीं है, किसका कथन है, यह हेल का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधि की भूल का क्या अर्थ है। आंसर लिखा हुआ है कि किसी भी विशिष्ट विषय पर किसी भी विधि के अस्तित्ववान न होने या अन्यथा के विषय में भूल तथा उसके विषय में की गई भूल। अर्थात किसी भी विशेष विषय पर किसी विधि के अस्तित्ववान या अस्तित्व में न होने पर की जाने वाली भूल यह विधि की भूल कहलाती है।
नेक्स्ट है कि ऑस्टिन ने विधि की भूल के क्षम्य न होने के क्या कारण बताए हैं। तो ऑस्टिन ने विधि की भूल के क्षम्य न होने के संबंध में 2 कारण बताए हैं। पहला बताया है कि यदि विधि की भूल को उन्मुक्तता के लिए स्वीकार किया गया है तो न्यायालय ऐसे प्रश्नों में फंस जाएंगे जिन्हें के सुलझाते हुए न्याय प्रशासन लगभग असंभव हो जाएगा। और दूसरा है कि पक्षकारों के द्वारा सदैव विधि की भूल को ही अभिवादित किया जाएगा, अर्थात विधि की भूल का ही सहारा लिया जाएगा और न्यायालय इसी प्रश्न की खोज में बाध्य हो जाएंगे कि क्या पक्षकार यथार्थ विधि से अनभिज्ञ थे, अर्थात हर एक पक्षकार विधि इसी बात का सहारा लेगा कि विधि की भूल है। नेक्स्ट है कि विधि की भूल का लाभ क्या कोई विदेशी ले सकता है। तो विधि की भूल का जो लाभ है वो कोई विदेशी नहीं ले सकता। नेक्स्ट है कि हुदा महोदय साधारण अपवादों को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो हुदा महोदय साधारण अपवादों को आरोपिता की शर्तों के रूप में निरूपित करते हैं। केनी ने साधारण अपवादों को क्या नाम दिया है, अर्थात साधारण अपवाद वाले चैप्टर को क्या नाम दिया है। तो साधारण अपवाद वाले चैप्टर को नाम दिया गया है आपराधिक दायित्व से मुक्ति की शर्त। नेक्स्ट है अध्याय 4 के विश्लेषण में कितने प्रकार के अपवाद निकलते हैं। तो 2 प्रकार के अपवाद निकलते हैं, पहला है क्षम्य और दूसरा है युक्तिसंगत। नेक्स्ट है कि क्षम्य प्रत्यक्षाएं क्या होती हैं। तो क्षम्य प्रत्यक्षाएं वे हैं जिनमें के कारित कार्य मन स्थिति के आवश्यक तत्वों के अभाव के कारण माफ कर दिया जाता है, अर्थात उस व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो मन स्थिति के, अर्थात उसकी मन स्थिति ऐसी नहीं थी जो कि वो अपराध कारित करता, तो मन स्थिति के आवश्यक तत्वों के अभाव, अर्थात मन स्थिति में ऐसे आवश्यक तत्व जो कि अपराध करने के लिए आवश्यक होते हैं उनका अभाव था, जिसके कारण उस व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है। तो इसे कहा गया है क्षम्य प्रत्यक्षा। नेक्स्ट है कि दंड संहिता की कौन सी धाराएं क्षमा योग्य प्रत्यक्षाओं से संबंधित हैं। तो धारा 76 से लेकर के 95 तक की धाराएं ये क्षमा योग्य प्रत्यक्षाओं से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है कि क्या युक्तियुक्त प्रत्यक्षाओं को माफ किया जा सकता है। तो नहीं। प्रश्न है कि क्या युक्ति संगत प्रत्यक्षाओं को माफ नहीं किया जा सकता। तो युक्ति संगत प्रत्यक्षाओं को माफ नहीं किया जा सकता, अर्थात आंसर है इसका नहीं। तर्क संगत या युक्ति संगत प्रत्यक्षाओं को माफ नहीं किया जा सकता है, बल्कि इन्हें कुछ अन्य तर्क संगत आधारों पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है। इसमें कि कार्य यद्यपि आपराधिक होता है परंतु दंडनीय नहीं होता, क्योंकि यह अन्यथा सराहनीय होता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं युक्त संगत या तर्क संगत कथनों से संबंधित हैं। तो धारा 96 से लेकर के 106 तक की धाराएं ये युक्त संगत तथा तर्क संगत बचावों से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि आपराधिक उत्तरदायित्व की आवश्यक शर्त क्या है। तो आपराधिक उत्तरदायित्व की आवश्यक शर्त निम्न है। सबसे पहला है कि अबाध या स्वतंत्र इच्छा, अर्थात किसी भी अपराध के प्रति आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए, अर्थात आपके द्वारा अपराध किया गया है, इसके संबंध में उत्तरदायित्व आपके ऊपर है और आपका उत्तरदायित्व साबित करने के लिए आवश्यक होगा कि अबाध या स्वतंत्र इच्छा, अर्थात आपकी उस अपराध को किए जाने की इच्छा थी। दूसरा है अच्छाई और बुराई में भेद करने की शक्ति, और तीसरा है कि उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर के किसी कार्य की अच्छाई या बुराई निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि कार्य का विधि के द्वारा प्रतिषिद्ध होने का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपराधिक विधि का यह सिद्धांत है कि तथ्य की भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। तो संहिता की किन धाराओं में ये समाहित है। तो धारा 76 और धारा 79 में तथ्य की भूल तथा विधि की भूल के क्षम्य होने के संबंध में बताया गया है। यह सिद्धांत की तथ्य की भूल क्षम्य है किस सिद्धांत का अनुकरण करती है। तो मन स्थिति के सिद्धांत का अनुकरण करती है। एक स्कूल मास्टर एक छात्र को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, इस पूर्ण सतर्कता के साथ इस प्रकार सुधारता है ताकि छात्र को कोई भी क्षति न पहुंचे। छात्र की मृत्यु हो जाती है। क्या क के द्वारा कोई अपराध किया गया है। तो क ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मृत्यु आकस्मिक है और क के द्वारा धारा 80 के अंतर्गत ये प्रत्यक्षित है। नेक्स्ट है क और ख जंगल में चूहे मारने गए। दोनों ने अपना स्थान लेकर के जाल बिछा दिया। कुछ समय पश्चात सरसराहट की आवाज हुई। क ने चूहा समझ करके उस दिशा में गोली चलाई। गोली से ख की मृत्यु हो जाती है। तो क्या क का कोई भी आपराधिक दायित्व बनता है।
तो क का कोई भी आपराधिक दायित्व नहीं बनता, अर्थात उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि ख की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है और क धारा 80 के अंतर्गत बचाव ले सकता है। नेक्स्ट है कि दुर्घटना के मामलों का प्रमुख नियम क्या है। तो दुर्घटना के मामलों का प्रमुख नियम यह है कि कर्ता तब तक दायी नहीं होगा तब तक कि प्रश्नगत कार्य तथा परिणामतः क्षति के बीच में कारणात्मक संबंध स्थापित न हो, अर्थात कार्य और परिणाम के बीच में कोई न कोई संबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि किस बात में यह कहा गया था कि आपराधिक विधि में किसी भी आशय के लिए योगदायी अपेक्षा कोई भी बचाव नहीं होता है। तो ये कहा गया था आर बनाम स्विंडल के माध्यम में और ओसबॉर्न के बाद आर बनाम वाकर तथा मोहम्मद बनाम राज्य। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के लिए कौन आवश्यक तत्व नहीं है। यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट है कि नष्ट हुए जहाज के कारण दो व्यक्ति एक लकड़ी के लट्ठे पर जो कि दोनों का भार सहन नहीं कर सकता चिपके हुए हैं, उनमें से प्रथम दूसरे को धक्का देता है जिससे कि दूसरा डूब जाता है, तो पहले व्यक्ति का दायित्व क्या होगा। तो पहला व्यक्ति दायी नहीं है अपराध के लिए या उसके दायित्व के लिए, क्योंकि आपराधिक दायित्व से मुक्त है, कोई भी अपराध नहीं होता है। कौन सा वाद आवश्यकता की प्रत्यक्षा से संबंधित है। तो आर बनाम हडले और स्टीफेन का मामला ये आवश्यकता की प्रत्यक्षा से संबंधित वाद है। सिद्धांत है कि अनेक व्यक्तियों के जीवन की रक्षा के लिए किसी भी एक की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के वीडियो में हम आगे के सेक्शंस और प्रश्नों को देखेंगे। सो प्लीज़ आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी इन वीडियो से लाभ उठा सकें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और जहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।